Good morning, students, and welcome to the YouTube channel of Akansha Vidyapith School. Myself, Parul Sharma, your science teacher, and today we will learn about the lesson number 5 of class 8, coal and petroleum. In this chapter, we will study about natural resources, types of natural resources, about fossil fuels, types of fossil fuels, coal, petroleum, natural gas, consequences of over extraction and overuse of these fossil fuels, and the limitations of fossil fuels. Before proceeding with the video, I hope that you all are safe and healthy at home and studying well. So let's start a chapter number 5, coal and petroleum. मटीरियल्स जिनसे कि हम हमारे रोज़ की ज़रूरतें पूरी करते हैं वो कहलाते हैं रिसोर्सेज भी 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि नेचर में मिलता है और हम अपनी नीड्स पूरी करने के लिए उसका यूज़ करते हैं, like vegetation, animals, soil, water and minerals। ये सभी चीज़ें हम हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते ही हैं और इनके बिना हम जी भी नहीं सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में और वो हम कितना भी उन्हें यूज़ कर लें वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर। और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम अगर यूज़ करते रहे तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। एग्जाम्पल्स मिनरल्स, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए कितना भी खर्च करें वो कम नहीं होने वाले। बट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और अगर हम उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते रहे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज रिप्लेनिश होते रहते हैं नेचर में क्योंकि उनका जो सोर्स है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, जैसे सनलाइट, एयर। और जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं कुछ तो रिप्लेसेबल हैं और कुछ इररिप्लेसेबल हैं, मतलब कुछ रिप्लेनिश हो जाते हैं और कुछ अगर एक बार ख़त्म हो गए तो वो वापस रिप्लेनिश नहीं हो सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द मिनरल्स। नाउ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि नेचुरली रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर। और नॉन रिन्यूएबल जो एक बार अगर ख़त्म हो जाएं तो वो वापस रिप्लेनिश नहीं हो सकते, लाइक फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। नाउ व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? ऐसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से बनते हैं, इसीलिए इनका नाम फॉसिल फ्यूल्स दिया गया है। नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अर्थ के बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में जाकर बनते हैं। लुक एट द प्रोसेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन। बहुत साल पहले ऑर्गेनिजम्स एंशिएंट ओशन में जब मर गए तो उनके रिमेन्स समुद्र के नीचे सतह पर जम गए। उनके ऊपर दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ एक लेयर के फॉर्म में बिछ गई जो कि आगे जाके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं और हीट और प्रेशर की वजह से अंडरलाइंग लेयर्स फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नेचर में फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉसिल फ्यूल इज कोल। कोल एक कंबस्टिबल सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक है जो कि मेनली वेजिटेशन से बनता है। ये फॉसिल फ्यूल है जो कि प्लांट्स के रिमेन्स से बनता है।
ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कार्बन, उसके कंपाउंड्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ऐसा माना जाता है कि 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ पे बहुत घने फॉरेस्ट थे और नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से जो सारे फॉरेस्ट हैं ये सॉइल के नीचे दब गए। Under high temperature and pressure, these dead plants they converted into coal. The process is called as carbonization. क्योंकि ये प्लांट्स के फॉसिल से बना था इसीलिए ये फॉसिल फ्यूल कहलाता है। कोल फॉर्मेशन में जो फर्स्ट स्टेप है वो है पीट फॉर्मेशन। ये सेडिमेंट्री रॉक के बीच में कॉम्पैक्टेड लेयर होती है, इसके नीचे लिग्नाइट कोल मिलता है और ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से इसके नीचे एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोल मिलते हैं। कोल फॉर्मेशन के प्रोसेस को कोलिफिकेशन कहते हैं। सी द डायग्राम शोइंग द वेरियस स्टेप्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोल। पीट जो है वो कोल फॉर्मेशन का रॉ मटेरियल है और मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं अलग अलग टाइप के कोल बनने में, इंक्रीजिंग प्रेशर, टेम्परेचर और हीट के थ्रू। कोल में मेनली कार्बन होता है और कुछ मेटल कंपाउंड और कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। जो कोल होता है ये मेनली 5 टाइप्स का होता है: पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट कोल। ये जो सारे टाइप्स हैं ये कोल में कितना अमाउंट कार्बन प्रेजेंट है इस बेसिस पर बांटे गए हैं। द टाइप ऑफ कोल फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द वेजिटेशन दैट गॉट बरिड। फर्स्ट इज लिग्नाइट, ये सॉफ्ट होता है, लोवेस्ट एनर्जी कंटेंट है, कार्बन कंटेंट है 25 to 30। दैन सब बिटुमिनस 35 to 45% कार्बन, बिटुमिनस 34 to 86% एंड एंथ्रेसाइट हैविंग द लार्जेस्ट कार्बन कंटेंट एंड द हाईएस्ट एनर्जी। फर्स्ट इज पीट, ये एक स्पंजी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। अर्लीस्ट स्टेज है कोल फॉर्मेशन में और कोल फॉर्मेशन की प्रोसेस में टॉप मोस्ट लेयर पीट ही ऑक्यूपाइड करता है। देन लिग्नाइट, यंग स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, जनरली येलो टू डार्क ब्राउन होता है और इसमें 60 to 70% कार्बन होता है। देन सब बिटुमिनस, ये ब्लैक लिग्नाइट भी बोला जाता है क्योंकि ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है और कार्बन कंटेंट इसमें 42 to 52% होता है। दैन बिटुमिनस कोल, इसको हम सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला कोल है और इसको इसीलिए हम स्टीम कोल भी बोलते हैं, ये ऐश फ्री होता है। दैन एंथ्रेसाइट हार्ड कोल होता है, हाईली मेटामॉर्फोस्ड फॉर्म ऑफ कोल और सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है इसमें और सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यही कोल प्रोड्यूस करता है। कोल सिर्फ एक एनर्जी सोर्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में भी हेल्पफुल है और इम्पॉर्टेंट मिनरल प्रोडक्ट है जिसके मल्टीपल यूज़ हैं, इसलिए इसको ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है। इंडिया में कोल डिपॉजिट्स दामोदर रिवर वैली के आसपास डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट्स हैं जो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कोल प्रोड्यूस करते हैं। महानदी, गोदावरी एंड वर्धा रिवर वैलीज हैव कोल डिपॉजिट्स। कोल भी स्टेट्स के बेसिस में अलग अलग तरह का होता है, जैसे सॉलिड फॉर्म है वो कोक है जो कि आयरन और दूसरे मेटल्स बनाने में हेल्पफुल है। लिक्विड फॉर्म इज कोल तार एंड गैशियस फॉर्म इज कोल गैस। फर्स्ट इज कोक, टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है। प्योर फॉर्म है ये कार्बन की और बहुत सारे मेटल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में काम आता है। कोल तार ब्लैक थिक लिक्विड है जिसकी अजीब सी स्मेल होती है, मिक्सचर होता है अबाउट 200 सब्सटेंसेस का and used in manufacturing various substances like dyes, perfumes, drugs, etc. Then coal gas प्रोड्यूस होती है प्रोसेसिंग में कोल की जब हम कोक प्रोड्यूस करते हैं। जो कोल गैस यूज़ होती है मैनी इंडस्ट्री में एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। यूजेस ऑफ कोल मेनली यूजिंग पावर जनरेशन,
used in steel production, chemical and pharmaceutical and industries, and refined coal tar is used in the manufacture of chemicals such as kerosene oil, naphthalene, phenol and benzene. Now next is petrol. पेट्रोल इज़ नेचुरल अकरिंग फ्लेमेबल लिक्विड है जो कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं तब बनता है जबकि एक्वेटिक एनिमल्स सैंड और क्ले के नीचे बरी हो जाते हैं। पेट्रोल का जो लिटरल मीनिंग है वो है पेट्रो मीन्स रॉक और ओलियम मीन्स ऑयल। तो ऐसा ऑयल जो कि हमें रॉक से मिले वो कहलाता है पेट्रोलियम। ये फॉसिल फ्यूल का लिक्विड फॉर्म है। पेट्रोल जो है वो एक एनर्जी सोर्स ही नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल भी है। बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्टेशन में, इसीलिए इसे लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में सबसे पहले पेट्रोल आसाम के डिगबॉय रीजन से मिला था। उसके बाद लखीमपुर, हुग्रेजन, मोरान, नाहर, कटाई और दूसरे ऑयल वेल्स आसाम के ही पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल किया गया था अंकलेश्वर में और बिगेस्ट ऑयल डिपॉजिट बॉम्बे हाई है इंडिया में। क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है हमारी कंट्री में ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और रशिया से। केमिकल कॉम्पोजिशन है पेट्रोलियम की कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर and some other metals are found in different proportion. The highest proportion is of carbon, which is 83 to 87%. Now refining of petroleum. पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है जिसकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है और बहुत सारा मिक्सचर होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। इन सारे सब्सटेंसेस को अलग अलग करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। सबसे पहले ओशन से पेट्रोल को निकाला जाता है बाय ड्रिलिंग एन ऑयल वेल। ड्रिलिंग 10,000 फीट नीचे तक की जा सकती है। जो क्रूड ऑयल जो ड्रिल करके निकाला जाता है वो रिफाइनरी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। रिफाइनिंग का जो प्रोसेस है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। जो पेट्रोल है उसको 400 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है और एक टॉल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस जिसमें फिट होती है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग हो जाते हैं जिनका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है और सबसे लास्ट में एलपीजी गैस के जो गैसेस होती है बीटेन और प्रोपेन वो अलग होती हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट जो कि हमें क्रूड ऑयल से मिलते हैं थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, पैराफिन वैक्स बनाने में यूज़ होती है, जेट फ्यूल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल। जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बहुत सारे यूज़ और पर्पसेस होते हैं। जैसे पेट्रोल जो है वो कार्स और व्हीकल्स में यूज़ होता है, कैरोसिन एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड अदर पर्पसेस। Diesel is used as a fuel for heavy motor vehicles. Then lubricating oil is used as lubrication in vehicles and machines. LPG is used as fuel in home and industry. Bitumen is used as paints and road surfacing. And last, paraffin wax is used as ointment, candles and Vaseline. Next is natural gas. Natural gas एक बहुत ही important fossil fuel है क्योंकि ये पाइप्स के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। स्टोर करते हैं इसको हाई प्रेशर में एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, जो कि पावर जनरेशन के काम में आती है। ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग है और क्लीनर फ्यूल है। ऐसा कहते हैं कि जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोल और कोल डिपॉजिट्स के डिकम्पोजिशन के साथ ही बनती है बाय द एक्शन ऑफ एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। इंडिया में नेचुरल गैस रिजर्व्स त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र
एंड कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में मिलते हैं। एडवांटेज क्या है सीएनजी का? एक तो ये सेफ़र फ्यूल है, क्लीनर है, लेस पोल्यूटिंग है और आसानी से पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकती है। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर एक्सट्रैक्शन एंड ओवर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फर्स्ट इज एयर पोल्यूशन। जब कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस इवॉल्व करते हैं, जिससे कि एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूट होती है और कभी कभी एसिड रेन का कारण भी बनते हैं। थ्रेट टू ऑर्गेनिजम्स। कोल में पॉइजनस मेटल्स होते हैं जो कि अगर नीचे बैठ जाएं वाटर में और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स के शरीर के अंदर चले जाएं तो वो उन्हें हार्म कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं और कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, इसीलिए हमें उनका जुडिशली यूज़ करना चाहिए और कंजर्व करने में हेल्प करनी चाहिए, ताकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हम हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचा सकें और इनके बर्निंग से जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है उसको कम कर सकें। फॉसिल फ्यूल्स के ओवर एक्सट्रैक्शन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जैसे वाटर और लैंड पोल्यूशन, डिस्टर्बेंस होती है रूरल एरियाज़ में और सब्सिडेंस। पुअर माइनिंग टेक्निक्स जो होता है उससे लैंड कोलैप्स भी हो सकते हैं। कुछ मेजर्स हैं जिससे कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बचा सकें, जैसे कभी भी व्हीकल का इंजन हमें ऑन नहीं रखना चाहिए, कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे व्हीकल चलाना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स का जुडिशली यूज़ करना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि वो नेचुरल रिसोर्स हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन को हम दे सकें। उनके एक्सट्रैक्शन से कम एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो और एक्सट्रैक्ट करने में जो नेचुरल रिसोर्स है उसके सेफ़ डिस्पोजल का भी हमें इलाज सोचना चाहिए और नेचुरल रिसोर्स जो है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइंस या एडवाइजरी जारी की है, जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के बहुत सारे यूज़ होने के बाद भी उसकी कुछ लिमिटेशंस है कि वो एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है और उसकी बर्निंग से एयर पोल्यूशन कॉज होता है। थैंक यू। दैट्स ऑल इन द चैप्टर। I'll be back soon with the next video. Till then, keep focused and keep studying hard.